जानते हैं मिनिमम सर परसेंटेज आपको कितने? 40%। 50 के लिए जनरल होते हैं, लाइक जनरल के लिए 50 होते हैं, एंड देन यू कैन हैव, हाँ एंड देन यू कैन हैव लाइक अगर आप कैटेगरी आता है देन वो और कम हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट यू नीड टू हैव, सो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो आई थिंक ये सारे एग्जाम्स तो आप वैसे भी संभाल सकते हो काफी अच्छे से, वैसे भी आप सब लोग रेगुलर है पढ़ाई करते हैं, सो आई डोंट थिंक आपको उसमें लेके कोई इशू कभी आएगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो हमने कल किया था, और फिर आज क्या करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, और हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा बाय द वे मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर किया है, कुछ उसके अंदर रफली 40 क्वेश्चन होंगे शायद से, यस रफली 40 जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर, तो असाइनमेंट सॉल्व करेगा, उसमें कई सारे एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे क्वेश्चन है, एंड टाइम निकाल के उसको भी हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट को। सम क्वेश्चंस आर वेरी गुड जो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, सो ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, एंड देन विल आल्सो फ्रॉम आवर एंड विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन करिएगा सब लोग, मैंने असाइनमेंट भी शेयर किया और उसके आंसर की भी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज उसे सॉल्व करिए, देखिए कितने सही और कितने गलत, और अगर गलत हो भी रहे तब भी कोई बात नहीं, उसे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका वो डाउट भी वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बट करिएगा जरूर। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर हमारे टॉपिक की तरफ, एंड देखते हैं यहाँ पे आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। सी चलिए, सो लेट्स सी दिस। सो हमने फैक्टर्स कुछ देखे थे, तो हमने स्टार्ट किया था, हमारे यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर जनरली आपके यहाँ पे है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ लीव्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, और ये आपके इंटरनल फैक्टर्स है, ये लाइक बेसिकली जेनेटिकली डिसाइड होता है कि कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे कितने क्लोरोफिल होंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स जो आपके फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। देन हमने देखा था हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर, तो इनको हमने फिर डिटेल में देखा था। लाइट की हमने यहाँ पे बात की थी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो उसके बेसिस पे आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड योर डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो आप मुझे बताइए इन शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल में से कौन से प्लांट्स है जो विंटर में काफी हैप्पीली ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे? शॉर्ट डे प्लांट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेजोरिटी ऑफ योर शॉर्ट डे जो विंटर प्लांट्स आपके होते हैं वो बेसिकली आपके शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। देन जब हम लाइट की बात करते हैं तो जितनी भी सनलाइट आपकी प्लैनेट पे आ रही है, याद रखना उससे सिर्फ 10% लाइट इनफ होती है जिसके ऊपर, हाँ जी, जिसके ऊपर आपका फोटोसिंथेसिस का सैचुरेशन आप अटेंड कर लेंगे। तो इतनी लाइट आपके लिए इनफ होती है जिससे आपके प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस आराम से करके अपना खाना बना सकते हैं, तो इनके सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो याद रखना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपका लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, बहुत रेयरली ऐसा कभी होगा कि आपका लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि कब ऐसा हो सकता है। आई कैन राइट ओवर हियर लाइक अ क्लाउडी डेज। अगर क्लाउडी डेज होते हैं, समझो अगर आपका पूरा आसमान एकदम क्लाउड से भरा हुआ है, तो वो टाइम पे कभी कभार हो सकता है दैट लाइट कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर, बट जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। एक बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट के अंदर भी प्लांट अपना आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ प्लांट्स की बात की थी जो प्रेफर करते हैं शेड के अंदर, है ना, यू कॉल देम एज शेड लविंग प्लांट्स। इनको तो वैसे भी लेस अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है ताकि अपना ग्रोथ कर सके, अपना फोटोसिंथेसिस वहां पे वो लोग सक्सेसफुली कर सके। तो याद रखना दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लाइट ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे बस एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस स्लाइड ओनली। हमने एक टर्म देखा था, हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन अ टर्म लाइक योर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। हमने PAR करके एक यहाँ पे टर्म देखा था, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। किसको याद है इसकी रेंज क्या थी? व्हाट वाज द रेंज ऑफ दिस थिंग? 400 to 700 400 to 700 नैनोमीटर, यस। ये आपका वेवलेंथ का रेंज था जिसको प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दिस वाज अ रेंज व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा जो रेंज मेरा यहाँ पे 700 के पास आ रहा है दैट विल बी द रेड लाइट वाला एरिया। सो 700 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द रेड लाइट वाला एरिया, ये पूरा आपका हो जाएगा। और 400 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ आपका यहाँ पे दैट इज द ब्लू लाइट वाला एरिया यहाँ पे। और आपने देखा है कि इन दो रेंज के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका फोटोसिंथेसिस का होते हुए आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा अमाउंट फोटोसिंथेसिस का इन दो एरियाज के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए, रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर, ठीक है। तो ये रेंज आपको याद रखें, दैट इज माय फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन।
तो देखिए इसका मतलब आप समझिए कि अगर आपकी लाइट होगी 550 या 570 नैनोमीटर की, तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा, ठीक है। सो इफ द लाइट इज फॉलिंग एट अ रेंज ऑफ अराउंड लाइक 550 560, तो होगा फोटोसिंथेसिस लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा। सबसे बढ़िया अमाउंट में फोटोसिंथेसिस किया जाता है एट 400 एंड 700 नैनोमीटर, क्योंकि इसी वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपके एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा, सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो PAR याद रखना, ये बेसिकली आपका डिसाइड करता है दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइट, कितने अच्छे क्वालिटी के लिए जो लाइट है वो आपकी आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट यहाँ पे कैसा होगा। सो बेसिकली ये रेंज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज अ रेंज विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये एडिशन यहाँ पे कर लेना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो, समझो अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है और अगर आप उसे स्लोली बढ़ाना चालू करते हो, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो जैसे आप अपना लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाना चालू करोगे, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अब इसके बाद आप कितनी भी लाइट यहाँ पे इंक्रीज करो, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज नहीं होगा। बल्कि एक बात याद रखना कि अगर आपने लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा अगर आपने बढ़ा दी, तो उससे क्या हो सकता है? क्लोरोफिल डैमेज डीजनरेट हो जाएंगे। हाँ जी, मेरे क्लोरोफिल मेरे यहाँ पे डीजेनरेट हो जाएंगे, वो मेरे डैमेज हो जाएंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर बहुत ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी हुई तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। You will find that chlorophyll will undergo degeneration और ultimately आपका rate of photosynthesis आपका नीचे आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। Then we are seeing the temperature. टेम्परेचर की जब आप बात करते हो तो आप याद रखना कि एक एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमने एक एग्जांपल लिया था एंजाइम ए, जिसका रेंज आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है देन याद रखना आपके एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएंगे। हाँ जी। अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है देन आपके एंजाइम्स एक्टिव ही नहीं होंगे। सो यू नीड टू हैव अ ऑप्टिमम रेंज जहां पे आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के अंदर आपका एंजाइम काम कर पाएगा। अब टेम्परेचर जो आपका होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके फोटोसिंथेसिस को, बल्कि देखा जाए वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल वो वाला इवेंट है जहां पे ज्यादा करके आपके एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। तो याद रखना जब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की, तो जैसे आपको रूबिस्को हो गया, ठीक है, दे नीड अ राइट अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर तभी अपना काम कर पाएंगे। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि एक हाई टेम्परेचर पे कौन सा प्लांट ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा, C4 या C3, तो आपका आंसर क्या होगा? C4 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, C4 प्लांट जो मेरे होते हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे टू द माय C3 प्लांट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे C4 का रेंज आपके यहाँ पे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और C3 का रेंज आपके यहाँ पे आ रहा है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। सो बल्कि ये है इनका ऑप्टिमम रेंज C3 का, और C4 का रेंज थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो C4 ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब वो आराम से अपना खाना बना पाएंगे। C3 अपना खाना नहीं बना पाएगा अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। देन वी हैव डिस्कस द CO2 कॉन्सेंट्रेशन। फिलहाल आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन है आपका यहाँ पे 0 to 0.3% आपके एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। अगर हम CO2 के लेवल को बढ़ाते हैं, अगर हम CO2 के लेवल को यहाँ पे बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अप टू 0.05% आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका इंक्रीज होगा। अप टू 0.05% तक आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। याद रखना अगर आपका वैल्यू से ज्यादा गया, अगर आपका वैल्यू 0.05% से ज्यादा हो गया, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, देन यू विल फाइंड द फोटोसिंथेटिक रेट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो आपका रेट आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही आपका CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, और कार्स आपकी होगी, इंडस्ट्रीज आपकी होगी, ये जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे आपका CO2 आपके यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा याद रखना कि C3 और C4 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होगा यहाँ पे। किसी को याद है C3 प्लांट्स को? अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा प्लांट होगा C3 या C4 जिसको कम CO2 के अंदर वो खुश रह सकता है? C4 C4 प्लांट्स जो होते हैं वो उनका सैचुरेशन काफी जल्दी आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है C4 प्लांट्स जो आपके हैं यहाँ पे,
they will attain saturation at around 360 parts per million के ऊपर, that means 0.036% के ऊपर इनको saturation मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका CO2 का लेवल इतना भी अगर होगा तब भी उनके खाना लाइक वो लोग अपना बना लेंगे काफी जल्दी से, आराम से, राइट। तो इसके अंदर उनका फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाती है। बट हमने यहाँ पे अगर C3 प्लांट को देखें तो उनका सैचुरेशन पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे 460 पार्ट पर मिलियन, दैट मीन्स 0.046%। तो इतना जब CO2 होगा तब जाके वो लोग सैचुरेशन अटेंड करेंगे, राइट। मतलब C3 प्लांट उस डॉग की तरह जो बहुत खाना खाएगा, अभी भी खा सकता है। मतलब आप जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ब्राउन वाले डॉग को हमने 4 रोटी दी, उसने खा के वहां से चला गया। अब अगर मैं व्हाइट वाले डॉग को अगर मैं 4 रोटी और 500 ग्राम राइस दूंगा तो आप मुझे बताओ क्या वो वहां से उठ के चला जाएगा या वहां पे वो बैठा रहेगा? वो वहां पे बैठा रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि अभी भी उसका पेट भरा जा सकता है, अभी भी उसका पेट भरा जा सकता है। तो आप उसके अंदर और फिर आप उसे एग दोगे, आप उसे कस्टर्ड दोगे खाने के लिए, एंड देन उसके बाद उसका सैचुरेशन आएगा पेट का कि वो भर गया, फुल हो गया। तो वही चीज आपके यहाँ पे थी C3 प्लांट्स के साथ। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि देखिए इसकी वजह से पता है एक अच्छी चीज क्या है, आप C3 प्लांट्स को वहां पे ग्रो कर सकते हो जहां पे CO2 का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। आप C3 प्लांट्स को आप उन एरियाज में आप ग्रो कर सकते हो जहां पे CO2 का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि CO2 को खींच सके और उन्हें शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सके। तो ये चीज रखना, C3 प्लांट्स को आप वहां पे ग्रो कर सकते हो जहां पे जनरली CO2 का अमाउंट ज्यादा रहेगा, एंड ये करा भी जाता है। अगर आपको लगता है ना कि कुछ एरिया के अंदर इंडस्ट्री है, कुछ एरिया में कुछ ऐसा सेटअप है जहाँ पे CO2 का लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो क्या करेंगे आप वहां पे जाके C3 प्लांट्स को आप ग्रो करेंगे, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ C3 प्लांट्स के। एक आपका हो सकता है टमाटो, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे बेल पेपर। तो बेल पेपर एंड टमाटो आपके बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके बन जाते हैं आपके C3 प्लांट्स के। इनको मैं वहां पे जाके ग्रो कर सकता हूँ जहाँ पे CO2 का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, ताकि इनको भी फायदा हो और वहां से CO2 भी कम हो जाए, राइट। सो ये बात याद रखना, ये करा भी जाता है, कई सारे लोग ये इस चीज को यूज भी करते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द CO2 कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी आपका एक लिमिटिंग फैक्टर है। सो CO2 कॉन्सेंट्रेशन आपका हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये मतलब लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि इनके वजह से फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्ट हो सकता है, इनके वजह से फोटोसिंथेटिक रेट आपका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लाइट इतना मैटर नहीं करता, लाइट हमेशा अवेलेबल ही रहता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, बट ये 2 चीजें आपका लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं। अगर ये सही अमाउंट में अवेलेबल ना हो तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस वहां पे कर नहीं पाएगा, राइट। तो ये स्टोरी हमने यहाँ पे देखी थी। आज की स्टोरी हम चालू करेंगे बाय लुकिंग एट द वाटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर, एंड इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि वाटर कैसे मेरा इन्फ्लुएंस करता है मेरे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को। तो याद रखिएगा कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि वाटर नहीं है, अज्यूम करते हैं देयर इज गोइंग टू बी वाटर स्ट्रेस। अगर आपके सॉइल के अंदर वाटर स्ट्रेस है, मतलब अगर सॉइल के अंदर पानी की कमी है, वाटर स्ट्रेस का मतलब समझ जाना कि सॉइल के अंदर पानी की कमी है। अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपके प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगा। सो योर फोटोसिंथेटिक रेट विल डिक्रीज, photosynthetic rate will decrease। तो ये बात याद रखना कि अगर आपके पास वाटर स्ट्रेस होगा तो आपका ओवरऑल फोटोसिंथेटिक रेट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये बात समझिए कि अगर प्लांट के अंदर होता है वाटर स्ट्रेस, अगर प्लांट के अंदर पानी की हो जाती है कमी, तो याद रखना अगर प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन ओवर देयर ना, कि आपका ये जो प्लांट है, आपका ये जो प्लांट है ये अपने स्टोमेटा को कर देगा बंद। व्हाट विल हैपन, द स्टोमेटा विल बी क्लोज। अगर वाटर की कमी होती है देन व्हाट वी विल डू, स्टोमेटा इज बीन केप्ट क्लोज्ड। अब आप मुझे बताइए कि पानी की कमी होगी तो प्लांट ने स्टोमेटा को बंद क्यों किया आपके हिसाब से? वाटर लॉस ज्यादा ना हो, ताकि वाटर लॉस नहीं हो। सही बात, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही पानी कम है सॉइल के अंदर और ज्यादा वाटर लॉस होगा स्टोमेटा ओपन रखा तो आप मुझे बताइए अगर स्टोमेटा मैं बंद कर देता हूँ तो चलो मैं पानी तो बचा रहा हूँ, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? CO2 नहीं आ रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। सो यू विल फाइंड
CO2 will not enter, CO2 will not enter, तो CO2 मेरा अब अंदर आ नहीं सका, राइट। अगर स्टोमेटा बंद रखता हूं तो मैं CO2 अंदर आ नहीं सकता। अगर मेरा CO2 अंदर आ नहीं रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा फोटोसिंथेसिस मेरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, आप CO2 को अंदर ला नहीं रहे तो फिर ये तो होना ही था, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर। तो एक ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आप स्टोमेटा को बंद कर देते हो, स्टोमेटा को आपने बंद कर दिया, आपका CO2 अंदर आ नहीं रहा, CO2 अंदर आ नहीं रहा, सिंपल सी बात है, आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा। और जो हमने जो कैंप प्लांट वाली जो बात देखी थी ना, वो हर प्लांट में तो होती नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मेरा जो नीम का ट्री है वहां पे वो बोलेगा कि नहीं आज रात को हम ओपन रखते हैं स्टोमेटा, दिन में बंद करेंगे, वो हर कोई नहीं कर सकता। दैट इज समथिंग डन बाय ओनली फ्यू ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अगर पानी की कमी हुई तो इस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। एक तो ये चीज है। उसके अलावा एक और चीज आपकी क्या होती है, अगर आपकी पानी की कमी रहती है तो एक और चीज आपकी हो सकती है, दैट वन थिंग कैन बी wilting of leaves, wilting of leaves। आपके लीव्स मुरझा जाएंगे, आपके लीव्स मुरझा जाएंगे। और अगर पानी की कमी होती है तो आप समझ सकोगे कि आपके लीव्स का मुरझाना काफी नॉर्मल है, पानी की कमी है प्लांट के अंदर, तो लीव्स का विल्टिंग हो जाएगा। अगर लीव्स आपके मुरझा जाते हैं या उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है तो उसके वजह से भी आपका फोटोसिंथेसिस आपका कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इससे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया इनका कम हो जाएगा, एरिया विल डिक्रीज, इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड देन उसकी वजह से व्हाट यू विल गेट टू सी कि आपका फोटोसिंथेसिस भी आपका डिक्रीज जाएगा। सो विल बी अ लेस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी आपका यहाँ पे कम होने लगेगा, बहुत कम हो जाएगा। सो इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये भी बात याद रखते हैं कि ये भी एक चीज हो जाती है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। ये एक और चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। तो ये बात भी याद रखना कि लीव्स भी आपके मुरझा जाता है अगर पानी की कमी हो तो, सो उसकी वजह से भी आपका सरफेस एरिया लीव्स का कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। कभी आप नोटिस करना, समझो अगर आप गाँव चले गए अपने, राइट, और आपने गमलों में पानी नहीं दिया तो कैसे हो जाते हैं आपके गमले के पेड़, राइट, गमलों के पौधे एकदम लाइक सूख जाते हैं ना वो लोग, राइट। तो अगर वैसा हो रहा है देन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका प्लांट वहां पे फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। तो ये दो रीजंस याद रखना, और इनकी वजह से आपका डिक्रीज होता है आपका फोटोसिंथेटिक रेट। कब? जब आपकी वाटर की कमी होती है तब। तो याद रखना वाटर होना सॉइल के अंदर बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। और कोई बताएगा कि वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, व्हाई द वाटर इज रिक्वायर्ड? लाइट रिएक्शन के लिए। हाँ जी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपके यहाँ पे लाइट रिएक्शन के लिए। सो यू नीड टू हैव वाटर, आपको वाटर चाहिए आपके लाइट रिएक्शन के लिए। सो यू नीड टू हैव दैट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब बताइए क्या कंट्रीब्यूट करता है मेरा वाटर लाइट रिएक्शन के दौरान, इसका कंट्रीब्यूशन होता क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और उससे क्या मिलेगा मुझे? इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। राइट, इलेक्ट्रॉन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीजन भी आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है, राइट। और आपके इवन यहाँ पे आपको मिलते थे यहाँ पे आप H+ आयंस। तो याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका आ रहा है आपके वाटर से। तो अगर आपका वाटर है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं, राइट। और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो फिर लाइट रिएक्शन होना ही नहीं है फिर आपका। सो यू वोंट फाइंड लाइट रिएक्शन हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। और अगर लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा आपका तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई मतलब ही नहीं है कि केल्विन साइकिल हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि केल्विन साइकिल होगा। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, जो मैंने मेंशन किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो स्टोमेटा हो जाएगा आपका बंद, उससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी, तो CO2 अंदर आ नहीं सकता और आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा कम, ठीक है। अगर वाटर स्ट्रेस है तो क्या होगा, आपके लीव्स आपके विल्ट होंगे, मतलब मुरझा जाएंगे। क्या होगा उससे, आपका सरफेस एरिया यहाँ पे आपका डिक्रीज होता है और उसके वजह से भी आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे काफी कम हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर भी आपका एक इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, अगर वाटर ना हो आपका फोटोसिंथेसिस आपका हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों लिमिटिंग फैक्टर में से, ये जितने भी हमने चारों पढ़े थे, उन चारों में से आपका कौन था जिसका जो एक लिमिटिंग फैक्टर जनरली नहीं होता, विच ऑफ देम इज अ फैक्टर विच इज अ रियल लिमिटिंग फैक्टर? लाइट। लाइट बिल्कुल सही, लाइट इज अ रियली लिमिटिंग फैक्टर, वो जनरली आपको मिल ही जाता है, बाकी सब आपके होते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे रखनी है याद।
तो क्या सारे के सारे फैक्टर्स आप सबको क्लियर है? आर डू ऑल फैक्टर्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद कोई आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो एक हम यहाँ पे थ्योरी को हम समझते हैं, राइट, जो हम या एक हमारे लॉ को हम समझते हैं जो हमें दिया था एक पर्सन जिसका नाम था यहाँ पे ब्लैकमैन। सो ब्लैकमैन नाम के एक पर्सन ने यहाँ पे लॉ दिया था, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो चलिए मैं इसको आपको लाइक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक बार सिंपल लैंग्वेज अगर आप इसे समझ गए तो बाकी डेफिनेशन तो वैसे ही याद हो जाती है, राइट। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि जब किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान एक से ज्यादा फैक्टर उसे कंट्रोल करते हैं, जब किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान जब एक से ज्यादा फैक्टर्स उसे कंट्रोल करते हैं, तो जो सबसे कम होता है उनके अंदर वो आपका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम समझते हैं। अज्यूम करते हैं हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट माय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, तो इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो इसको कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एक तो नहीं होता। देयर आर मेनी फैक्टर्स ओवर व्हिच आर गोइंग टू कंट्रोल द फोटोसिंथेसिस, लाइक योर CO2 concentration, temperature, light, and even your, let's say, water. सब आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब अज्यूम करो, अब आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अज्यूम करो कि आपका यहाँ पे एक प्लांट है, तुम्हारा एक गमले में प्लांट है। चलो तुम्हारा नहीं है, तुम अपने पड़ोसी के पास से लेके आए एक्सपेरिमेंट के लिए। बाय द वे, आप में से कोई है जो गार्डनिंग करता है रेगुलरली घर पे? कोई नहीं करता गार्डनिंग? ओहो, क्या बात सर है। 1 मिनट लगाया मैंने, बस एक ही बार? नो सर 1 लगाया, मतलब उसी को देखती हूँ बस। अच्छा, ठीक है ठीक है। बाकी लोग कुछ नहीं, बाकी लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। स्कूल से आके असाइनमेंट, स्कूल जाने के लिए असाइनमेंट। ऑलराइट, सो अज्यूम दैट वी हैव अ प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट को आपने सारी कंडीशंस प्रोवाइड किया। सो यू हैव अ, लेट्स अज्यूम यू हैव अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपने इससे ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपने इसे प्रोवाइड किया हुआ है आपका ऑप्टिमम लेट्स से CO2 कॉन्सेंट्रेशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है, आपने प्रोवाइड किया हुआ है इससे लाइक सही अमाउंट में आपका वाटर, ठीक है। लेकिन आपका जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, राइट, और या सॉरी आई वुड से जो आपकी यहाँ पे जो लाइट है, लाइट इंटेंसिटी जो आपकी यहाँ पे है, लाइट इंटेंसिटी जो आपकी यहाँ पे है, वो आपकी यहाँ पे है लेस। लेट्स अज्यूम कि ये है आपके यहाँ पे लेस, ये आपकी थोड़ी यहाँ पे काफी कम है, राइट। तो आपने इस प्लान को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी ओवर देयर द ऑप्टिमम। सो ऑप्टिमम को मैं यहाँ पे O लिखता हूँ, तो ये भी ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए उतना ये है, ये भी है, ये भी है। लेकिन आपकी लाइट यहाँ पे आपने कम प्रोवाइड की हुई है, आपने बहुत लेस इंटेंसिटी वहां पे लाइट की रखी हुई है, एकदम अंधेरे में रखा हुआ है और थोड़ी सी आपने लाइट देकर रखी हुई है। तो होगा क्या कि ये जो सबसे कम है मेरा यहाँ पे, अब जहाँ पे आपके कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं एक केमिकल प्रोसेस के लिए, तो जो सबसे कम होता है, जो सबसे मिनिमम होता है, अब इन चारों में से सबसे मिनिमम यहाँ पे कौन है? Light intensity. लाइट इंटेंसिटी आपकी सबसे कम है यहाँ पे। हाँ जी, लाइट इंटेंसिटी आपके यहाँ पे सबसे कम है। तो ये लॉ ये कहता है कि जो सारे फैक्टर्स में सबसे कम होगा वो आपका लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, दैट विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर। तो ये आपका एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, और जब तक आप इसे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सो दिस बिकम्स माय लिमिटिंग फैक्टर। तो जब तक आप इसे इंक्रीज करेंगे नहीं, तब तक आपका फोटोसिंथेसिस चालू नहीं होगा, या जब तक आप इसे ऑप्टिमम रेंज पे लाएंगे नहीं, तब तक आपका फोटोसिंथेसिस चालू नहीं होगा, ठीक है। तो समझो आपकी लाइट इंटेंसिटी आपकी काफी कम है। सो अज्यूम करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। सो अज्यूम करते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। यू हैव दिस लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे, आई जस्ट राइट I ओवर हियर, और वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटोसिंथेटिक रेट, यहाँ पे लिखता हूँ मेरा आई जस्ट राइट फोटो रेट ओवर हियर। तो आप ये सोचिए कि जब आपकी लाइट बहुत कम थी तो आपने क्या किया, आपने इंक्रीज करना चाहिए, आपकी बहुत ही कम लाइट थी यहाँ पे, राइट, बहुत ही कम थी, तो उससे कुछ फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा था। तो आपने क्या किया, आपने उसे इंक्रीज करना चालू किया। जैसे जैसे आप उसे इंक्रीज करना चालू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट। सो बेसिकली आपका फोटोसिंथेसिस चालू होगा और उसका रेट भी आपको इंक्रीज होते हुए आपको मिलेगा, बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ओनली अप टू योर सर्टेन एक्सटेंट। एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद वो वहां पे आके रुक जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आपका रेट, आपका फोटोसिंथेसिस आपका चालू हो जाएगा, उसका रेट भी इंक्रीज होगा, बट एक पॉइंट के बाद वो आपको वहां पे आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आप जानते हो हर एक
फैक्टर एक सर्टेन लिमिट तक ही आपका काम का होता है, उसके बियॉन्ड वो काम का नहीं होता है ना. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर. तो याद रखना, इसको ही हम यहाँ पे कहते हैं एज अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. सी, आप अपने पड़ोसी से एक और गमला आप लेके आए. अज्यूम दैट आप पड़ोसी के पास गए और आप पहला वाला गमला लेके आए थे, अब एक और लेके आए क्योंकि पहला वाला टूट गया, राइट. बाय द वे, लेट्स अज्यूम अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप लेके आते हो पड़ोस से गमला और अगर वो टूट जाता है, सो जनरली कोई कुछ बोलेगा आपको, या लाइक दे आर लाइक योर नेबर्स आर लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, चलो जो हो गया वो हो गया, ये सब होता रहता है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन टू यू? तो बोलेंगे बोलेंगे. बोलेंगे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे विल से कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है. ऑलराइट, ठीक है. सो नाउ लेट्स से ओवर हियर यू हैव दिस ऑप्टिमम लाइट ओवर हियर, you have your optimum CO2 concentration, ये भी आपका यहाँ पे ऑप्टिमम है, ठीक है. वाटर भी आपका ऑप्टिमम है, लेट्स से वाटर भी आपका यहाँ पे ऑप्टिमम है, लेकिन टेम्परेचर आपका यहाँ पे है बहुत कम, ये भी आपका ऑप्टिमम है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, अज्यूम करो कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे है आपका बहुत ज्यादा लो, राइट. इसका मैं वैल्यू भी यहाँ पे डालता हूँ. अज्यूम करते हैं कि मेरा टेम्परेचर का जो यहाँ पे वैल्यू वो है अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर है, राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे फैक्टर्स में सब लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, विच इज अ लिमिटिंग फैक्टर? टेम्परेचर. और ये क्यों आपके हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर है? व्हाई यू आर सेइंग दैट इट इज अ लिमिटिंग क्योंकि फैक्टर? सबसे लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट. सबसे लेस अमाउंट है. लेस अमाउंट में है, ठीक है. बाकी सारी चीजें मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, बट दैट इज इन द मोस्ट लीस्ट अमाउंट, दैट इज गोइंग टू द टेम्परेचर ओवर हियर, ठीक है. तो अभी मुझे बताओ, इस कंडीशन के अंदर क्या मेरा फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा? सर एक सर्टेन तक होगा, उसके बाद नहीं होगा, सर्टेन लिमिट तक होगा उसके बाद. अरे सुनो, टेम्परेचर अगर मेरा 5 डिग्री सेल्सियस है, बाकी तीनों चीजें अवेलेबल है और टेम्परेचर बहुत लो है, तो क्या अभी मेरा फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा? नो सर. sir, नहीं होगा, क्योंकि बाकी तीन चीजें हैं लेकिन एक तो नहीं है ना, जो वो भी तो इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर भी तो आपके इंपॉर्टेंट है, तो बाकी तीन चीजें होने का मतलब नहीं रहता अगर ये मेरा बहुत कम है तो. सो क्योंकि मेरा टेम्परेचर यहाँ पे काफी लो है, सो आई विल नेवर फाइंड माय फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस ओवर देयर. क्योंकि आप जानते हो अगर टेम्परेचर इतना कम हुआ देन आपका एंजाइम्स एक्टिव ही नहीं होगा, राइट. सो यू विल नेवर फाइंड द फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस ओवर हियर, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है. सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड कि अगर आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चालू कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर करना पड़ेगा. हाँ जी, अगर मुझे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कराना है तो याद रखिएगा मुझे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. सो इफ आई हैव टू, कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड. अंशिका बताइए. अच्छा, ऑलराइट. सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके. सो देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो हो, राइट, समझो आपका यहाँ पे लाइक बहुत ही कम है, यू हैव दिस अराउंड लाइक 5 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर, ठीक है. तो यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, राइट. 10 पे भी आपका कुछ नहीं होगा 10 पे भी आपका कुछ नहीं होगा. यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर आप 15 पे पहुंचने लगे यहाँ पे, सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू इंक्रीज. तो मैं इस ग्राफ को लाइक यहाँ से ऐसे ही बनाऊंगा कि 10 पे भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप 15 पे पहुंचने लगते हो देन यू विल फाइंड कि आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका चालू होगा, राइट. इट विल स्टार्टिंग ओवर देयर, ये आपका चालू होगा और एक टाइम के बाद आने के बाद ये आपका आके कहीं ना कहीं आके ये रुक जाएगा. सो इट विल ग्रो टू एन सर्टेन एक्सटेंट एंड देन उसके बाद आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका वहां पे आके रुक जाएगा. तो बेसिकली आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हमने किया, इंक्रीज किया हमने, मतलब हमने चालू किया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाना चालू करोगे आपका फोटोसिंथेसिस भी चालू होगा और वो इंक्रीज भी होगा, राइट. इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट विल ऑल्सो इंक्रीज बट आफ्टर सम पॉइंट इट विल स्टॉप इंक्रीजिंग. क्योंकि आप जानते हो उसकी एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उसके बियॉन्ड अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको कोई भी फायदा होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये होता है मेरा यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. वो लॉ ये कहता है कि जो फैक्टर सबसे मिनिमम अमाउंट में होगा वो आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा, ठीक है. जब कोई केमिकल प्रोसेस में एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो जो सबसे मिनिमम अमाउंट में होता है वही आपका लिमिटिंग फैक्टर होता है. जैसे ही आप उसे इंक्रीज करोगे आपका इवेंट आपको वहां पे या रिएक्शन आपका वहां पे होना चालू हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो चलिए एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं. देखो, when several factors affect the biochemical process, Blackman law of limiting factor comes into effect and कुछ ये कहता है. तो जब कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तभी हम इस लॉ को हम समझते हैं या इसको हम पढ़ते हैं.
If the chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to the minimum value. Minimal value, ठीक है, इसका रेट डिटरमाइन करता है वो फैक्टर जिसका सबसे मिनिमल वैल्यू आपको मिलेगा. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. तो ये जो फैक्टर है, जैसे आप इसकी क्वांटिटी चेंज करते हो, ये आपके प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, मतलब अच्छे तरीके, पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करेगा. क्या ये वाली दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these two statements clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ना है तो बता दिया करो. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं. सो एग्जाम्पल यहाँ पे है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीव्स, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है. द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज, प्लांट अब भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा. इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत लो है. दिस लीव इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, अगर आप इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे, देन इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, ये अपना खाना बनाना चालू करेगा. तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो क्या है मेरा था यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर? हु वाज द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर? Temperature. हाँ जी, इतना सोचना नहीं है, बिल्कुल सी आंसर आपका यहाँ पे टेम्परेचर मेरा यहाँ पे था लिमिटिंग फैक्टर. सो यही स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, सो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. दैट इज माय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जस्ट वेट अ मिनट, ये आपको मालूम रखना है. ऑलराइट देन, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम यहाँ पे एक टर्म समझते हैं जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कंपनसेशन पॉइंट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपनसेशन पॉइंट. अच्छा, एक बार फिर आपसे पूछना हूँ, क्या आप सबको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कंपनसेशन पॉइंट. यहाँ पे मेरा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज माय कंपनसेशन पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लांट बनाता हूँ. लेट्स सी यू हैव अ प्लांट ओवर हियर. यहाँ पे आपके लीव्स बनाते हैं हम थोड़े बड़े वाले. ठीक है, अब देखो होता क्या है. अब तुम ये सोचो कि प्लांट के अंदर हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, समझो हम उसके अंदर देख रहे हैं. अब आप एक बात तो जानते हो कि प्लांट आपका एटमॉस्फेयर से आपका CO2 लेता है. प्लांट आपका एटमॉस्फेयर से लेता है आपका यहाँ पे CO2, राइट? और ये प्लांट CO2 एटमॉस्फेयर से अंदर क्यों ले रहा है, किस चीज के लिए ले रहा है? Photosynthesis करने के लिए. डायरेक्शन कर सके. Photosynthesis के लिए. ताकि डाल आपको फोटोसिंथेसिस कर सके. बिल्कुल सही. सो इनटेक ऑफ CO2 और फोटोसिंथेसिस. सो लेट मी राइट इट डाउन समवेयर ओवर हियर. लेट्स से intake of CO2, intake of carbon dioxide is being done for your photosynthesis. शॉर्ट में लिख देता हूँ, for your photosynthesis के लिए आप CO2 आप अंदर लेते हो. ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, आपके सेल्स के अंदर से CO2 बन के भी निकलता है. आई वोंट से बाहर निकलता है, बट आपके सेल के अंदर से CO2 जनरेट भी किया जाता है. तो ये तो हम जानते हैं कि यार CO2 आप अंदर क्यों ले रहे हो, फॉर फोटोसिंथेसिस. अब आप एक बात समझो, अज्यूम करते हैं कि हम प्लांट सेल के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम प्लांट सेल के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी आर ऑब्जर्विंग द प्लांट सेल. लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर. यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं. अज्यूम करते हैं कि आप प्लांट सेल के अंदर देख रहे हो. सो प्लांट सेल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपको उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, नहीं मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर Yes, sir. Yes, sir. मिलेगा जी, मिलेगा. माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह मिलता है. कोई भी सेल हो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा. समझो मेरा प्लांट सेल है. सो प्लांट सेल के अंदर आपका यहाँ पे खड़ा होगा आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? यू नो दैट यू विल हैव दिस माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हियर. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो यू विल हैव दिस माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हियर, राइट? अब माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका अंदर यहाँ पे बैठा हुआ इतना बड़ा नहीं होता, हमने यहाँ पे बस बनाया है. माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज के लिए जाना जाता है? ATP के लिए. ATP formation. एटीपी फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया. एटीपी फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. एक और चीज हमने बोली थी आपसे, आपको याद होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना जाता है. एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है. ठीक है, तो एक बात याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है ना, तो आप O2 कंज्यूम करते हो. जब एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो याद रखना आप O2 को कंज्यूम करोगे. अब ये बात तो आपको याद है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है. सो ऑक्सीजन इज बीन कंज्यूम्ड. ऑक्सीजन आपके यहाँ पे आप कंज्यूम करते हो. ठीक है,
और जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जब भी आप समझो आप डिसाइड करते हो कि आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तो जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो तो वो करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और उसी के साथ साथ जब आप उसे लाइक प्रिसाइसली आप ब्रेक डाउन करते हो, सही तरीके से आप उसे ब्रेक डाउन करते हो, तो वो टाइम पे पता है क्या होगा, आपका CO2 रिलीज किया जाएगा उसमें से। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान याद रखना आपका CO2 रिलीज किया जाता है, तो इसमें से भी आपका CO2 बन के बाहर निकलता है। यू विल फाइंड इसमें से भी आपका CO2 बन के बाहर निकलता है, राइट। तो याद रखना आपके प्लांट्स के अंदर भी CO2 विल बी फॉर्म्ड, you will form the CO2 will be coming out of the plants, but it is happening because of the aerobic respiration. तो वहां से आपका CO2 बन के निकलेगा। ये आप पढ़ोगे जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे ना, अगर आपको याद होगा तो यस सर, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव, है ना, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपका CO2 इनमें से बाहर निकलता है, राइट। तो आप इस चीज को समझो, प्लांट CO2 को अंदर ले रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन आपका CO2 आपका रिलीज भी किया जाता है, बन के बाहर भी निकलता है, ठीक है। So you will find during the aerobic respiration, during your aerobic respiration, what is happening? Your CO2 amount is being given out. You will find that your CO2 is getting released. इसको आप release कर रहे हो. CO2 is getting released. तो एक जगह पे आपका इंटेक की हम बात करें, एक जगह पे हम रिलीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपके यहाँ पे क्या करिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। डेफिनेशन आपके यहाँ पे ये करिए, the point reached in the plant when the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration. जब आपका rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration, this means that the carbon dioxide released from the respiration is equivalent to the which is taken up by the photosynthesis. तो ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आपका rate of photosynthesis is equal to respiration, when the rate of photosynthesis is equal to respiration, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जितना आप CO2 आप अंदर ले रहे हो उतना ही CO2 आप रिलीज कर रहे हो ड्यूरिंग योर रेस्पिरेशन। अगर ये चीज अगर आपकी हो रही है प्लांट्स के अंदर, अगर इक्वल है दोनों, सो अमाउंट ऑफ CO2 टेकन इन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड। अगर ये आपका इक्वल हो जाता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंपनसेशन पॉइंट। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर कंपनसेशन पॉइंट। सो कंपनसेशन पॉइंट को आप हमेशा इस तरीके से याद रखना, ये वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज फॉर माय ड्यूरिंग माय रेस्पिरेशन। अगर वो दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो जाती है तो समझ जाना दैट इज माय कंपनसेशन पॉइंट। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंपनसेशन पॉइंट। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? यस सर, Yes, sir. इतनी बात याद रखो कि जब आप CO2 कंज्यूम करते हो, सो जब आप CO2 कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग योर फोटोसिंथेसिस, ये तो आपका तभी किया जाए जब आप अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप फोटोसिंथेसिस अपना करोगे तब ये कंज्यूम किया जाएगा। और CO2 रिलीज कब किया जाता है? ड्यूरिंग योर एरोबिक रेस्पिरेशन, या सिंपली शॉर्ट में लिख सकते हो आप ड्यूरिंग योर रेस्पिरेशन आपका CO2 रिलीज किया जाता है। जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपकी सेम हो जाएगी, या दोनों की वैल्यू जब आपकी सेम हो जाती है, समझो 6 मॉलिक्यूल CO2 के कंज्यूम किए, उतने ही मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे रिलीज किया, अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाती है तो आप उसे बोलोगे यहाँ पे एज अ कंपनसेशन पॉइंट, तब कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर कंपनसेशन पॉइंट, तो याद रखना द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड when it becomes equal to the amount of CO2 released during respiration, then this is known as my compensation point. उस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कंपनसेशन पॉइंट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. यस Yes, sir. स्टोरी में ज्यादा कुछ है नहीं, बस कंफ्यूजन है, राइट। यू जस्ट हैव टू नो कि जनरली कंफ्यूजन क्या होता है कि यार ये CO2 रिलीज कहाँ से हो रहा है या ये आ कहाँ से रहा है, तो याद रखना इट इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। तब आपका CO2 आपके यहाँ पे बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन आंसर मी लेटर। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेंगे आप लोग हैंड रेस करके। क्वेश्चन नंबर 80 का आपने आंसर यहाँ पे करना है हैंड रेस करके। व्हाट इज C2 साइकिल? इनमें से कौन सा आपको लगता है C2 साइकिल हो सकता है? आप थोड़ा लॉजिक लगा के आप इसका आंसर कर सकते हो। यू कैन जस्ट थिंक अ बिट एंड आंसर ओवर। इनमें से कौन सा आपके हिसाब से C2 साइकिल हो सकता है? कृतिका हैज रेज्ड द हैंड। कृतिका बताइए क्या लग रहा है आपको? Sir, option 1. कृतिका को ऑप्शन 1 यहाँ पे लग रहा है। और बेटा आपने ये ऑप्शन 1 क्यों सिलेक्ट किया?
मतलब रीजन क्या था इसको सिलेक्ट करने का? सर क्योंकि कैल्विन साइकिल में C3 साइकिल बोलते हैं और जो क्रैब साइकिल होता है उसे TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, वो बात आपकी सही है। तो ग्लाइकोलेट को अच्छा इसलिए आपने सिलेक्ट किया क्योंकि बाकी आपके यहाँ पे निकल रहे थे, बाकी क्योंकि आपके एलिमिनेट हो रहे थे, इसलिए आपने उसे ऐसे बोला। ठीक है, राइट। कोई और मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका आंसर सही है कृतिका, योर आंसर राइट ओवर हियर, बट व्हाई यू आर सेइंग C2 साइकिल इज अ ग्लाइकोलेट साइकिल? एनीवन एल्स कैन टेल मी? इशिता, आप बताना चाहोगे? सर क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं और उसमें राइट, ग्लाइकोलेट होता है। बिल्कुल सही शीता, बिल्कुल सही। आपका जो फोटो रेस्पिरेशन जो आपका होता है, जो आपका फोटो रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे होगा, तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, व्हाट यू विल गेट टू सी, कि इसके हम इवन कहते हैं C2 साइकिल, और इसी साइकिल के अंदर आपका ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी लोग जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्या सबको ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये सब समझना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। ये वाला ध्यान से करिएगा, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू थिंक अ बिट। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, कौन सी कंडीशन के अंदर आप बताइए फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? हैंड रेज करके आप आंसर देंगे यहाँ पे। क्विकली रीड द क्वेश्चन, रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस, कि इन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन के अंदर आपको मिलेगा देखते हुए कि आपका फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी बच्चे बाबा, बाकी बच्चे इतने आप लोग वो क्यों जाते हो, लाइक व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस क्यों इतने सहम जाते हो? क्वेश्चन का आंसर आप अभी भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, राइट? सो टेल मी ओवर हियर, थिंक एंड टेल मी। चलो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, आई वाज स्टिल होपिंग कुछ और लोग करेंगे, और भी लोग करेंगे, पता नहीं क्या हो गया। बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? दीक्षा कुमारी बताइए। नॉट कनेक्टिंग में दीक्षा कुमारी। बताइए आरुषि, क्या आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 4। आरुषि को यहाँ पे ऑप्शन 4 लग रहा है, मैं एक और आंसर लेना चाहूंगा। बताइए किरण, आपको क्या लग रहा है? सर हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किरण, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सही है आपका आंसर बाबा, आपका आंसर सही है, आप दोनों का ही आंसर यहाँ पे सही है। हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन और लो O2 CO2 जब होगा, ये कंडीशन के अंदर आपके फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों बोला कि हाई O2 होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, आपने ऐसा क्यों सोच के बोला किरण? आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते, ये गलत बात है। बताइए अंशिका, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑलराइट मोनिका, चलिए आप बताइए क्यों ऐसा होगा? सर बिकॉज जब रुबिस्को एंजाइम जब आएगा ना, मतलब वो जो उसमें ना CO2 नहीं होगा अटैच, उसमें O2 अटैच होगा। दैट्स वाई इसमें O2 की कंसंट्रेशन हाई होगी और जो CO2 होगा वो कम होगा। हाँ जी, राइट। अगर हाई O2 और लो CO2 है तो समझ जाएगा कि काफी ज्यादा चांस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि O2 ही जाके मेरा अटैच करेगा मेरे रुबिस्को के साथ। और अगर मेरा O2 जाके वहां पे अटैच करेगा रुबिस्को के साथ, तो बिल्कुल फिर मेरा फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, है ना? सो आप लोग सबका आंसर यहाँ पे सीधा, बट आपसे मैं इवन एक्सपेक्ट करता हूँ आप एक्सप्लेन भी कर दो। सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब ये भी ध्यान से करना, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल एंड H-Select पाथवे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा? सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल एंड H-Select पाथवे आर। तो अगर आप ये कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, प्लीज हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। कर सकते हो आप लोग इसका आंसर, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है नहीं। सो कौन बताएगा? लेट्स से, चलिए कोमल आप बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? कोमल आपका हैंड रेज है, बता बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोमल से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रिया बताइए क्या होगा आंसर इसका? प्रिया से भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? मुस्कान आप बताइए, चलिए क्या होगा इसका आंसर? So why you raise your hand if you are not answering? What is happening in the class? सर मैं बोलूँ? अरे मुझे ये जानना है कि ये हैंड रेस करके बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग।
व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? कृतिका आप बताइए, चलिए। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है, राइट। मोनिका आप बताइए। सर ऑप्शन सी 3। ठीक है, तो मोनिका मुझे ये 3 कार्बन से बना हुआ, आप दोनों का आंसर यहाँ पे सही है, यस। कैल्विन साइकिल में 3 कार्बन अमाउंट का आपको मॉलिक्यूल मिलेगा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, और हैस्लेक में आपको मिलेगा 4 कार्बन से बना हुआ आपका अमाउंट, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, कि आपका जो 3 कार्बन से बना हुआ आपका यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, राइट, ये कौन सा होता है? व्हाट इज दिस कंपाउंड ओवर हियर? ये कंपाउंड का नाम यहाँ पे क्या होता है, बताइए। फॉस्फोग्लिसरेट कार्बन एटम। हाँ, ये मेरा होगा यहाँ पे पीजीए, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। और जो ये होता है मेरा 4 कार्बन एटम्स बना हुआ मेरा जो स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे होगा, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना, सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखना है, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। आई होप सबको ये समझ आ रहा है, दिस इज समथिंग वी हैव डन, ये सारी चीजें हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में कर चुके हैं, सो प्लीज लाइक यू शुड बी डूइंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में नहीं किया था, इसका आंसर आप बताइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, in addition to 12 molecules of NADPH, the energy required for the synthesis of 1 mole of hexose, right? या 1 molecule होगा यहाँ पे, 1 molecule of your hexose by C3 and C4 plants। तो इन्होंने आपसे ये पूछा है कि कितने ATP लग जाते हैं आपके C3 और C4 प्लांट के अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हेक्सोस मतलब शुगर, हेक्सोस मतलब आपका शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका होता है। तो आप ध्यान से देखिए इन 4 ऑप्शंस को, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर ओवर हियर। सो आप बताइए कि आपके कितने यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे लग जाएंगे आपके C3 और C4 प्लांट के अंदर आपके ATP बनाने, लाइक ATP के कितने मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे लग जाते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो पलक बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? ऑप्शन 3। पलक यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे हमें ऑप्शन 3, ठीक है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सलाम आपको क्या लग रहा है? सलाम भी लाइक have just got confused I guess in between। प्रिया आप बताइए आपको क्या लग रहा है? नो आंसर, ऑलराइट। मोनिका आप बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा। यू विल फाइंड यू विल हैव 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आप यूज करके आपके C3 के अंदर, और C4 प्लांट के अंदर आप यूज करके आपके यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन 3 आप यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। 18 लग रहा है आपके यहाँ पे C3 के अंदर, और बाकी C4 के अंदर आपके यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे लग रहे हैं, राइट। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? In case of C4 plants, the first step is, in case of C4 plant, first step आपका यहाँ पे क्या होता है? So ध्यान से देखिए and then try to tell me which is the first step I'll be finding over here। अंशिका आप बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। I'll just take one more answer over here। दीक्षा कुमारी क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑप्शन 3। Right, so you will find CO2 combines with your PP is going to be a correct answer over here। बिल्कुल, ये आपका पहला स्टेप होता है आपके C4 प्लांट्स के अंदर, राइट। अब मुझे बताइए डार्क रिएक्शन के दौरान द फर्स्ट रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट? जो पहला रिएक्शन आपका होता है इन 4 में से आपका कौन सा होगा? ये भी हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नया है आपके लिए। सो अगेन यू कैन आंसर दिस। मोनिका क्या होगा इसका आंसर? 66 का आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। मोनिका यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे कह रही है। एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? कोई है जो और आंसर करना चाहेगा? सिर्फ अंशिका, नॉट अंशिका अंशु, सिर्फ अंशिका। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 1। राइट, कार्बोक्सिलेशन इज द इवेंट व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। ये आपका इवेंट होगा, दैट्स अ फर्स्ट रिएक्शन। अंशिका आप मुझे बता सकते हो कि जब आपका कार्बोक्सिलेशन होता है तो आपको क्या मिलता है? नहीं याद आ रहा? एनीवन एल्स कैन टेल मी? अनम्यूट करके आप बता दो क्या मिलता है मुझे जब फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड मिलेगा हमें। पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड, उसका नाम क्या होता है? 3PGA। 3-phosphoglycerate, yes, that is what I'll be getting over here। बिल्कुल सही,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई गेट टू सी इन दिस, राइट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगरकेन शो हाई एफिशिएंसी फॉर माय CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, ये क्यों आपका काफी अच्छे तरीके से अपना CO2 फिक्सेशन कर पाते हैं मेरा शुगरकेन वाला प्लांट। तो इसका आंसर आप देंगे, मुझे अगेन हैंड रेज करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कोई ज्यादा टफ है नहीं इसके अंदर कुछ जानने के लिए। सो इशिता कुमारी बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो। देन किरण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 2। राइट, सो हेड-स्लेक पाथवे या हेड-स्लेक साइकिल इज द वन जो आपका होगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे CO2 फिक्सेशन काफी आराम से होता है, बिकॉज शुगरकेन उसका ही एग्जांपल है यहाँ पे। शुगरकेन इज एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट, राइट। क्रेन्स वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन PGA इज चेंज इनटू फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड। अब ये फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दिस इज माय G3P। G3P अगर आपको याद हो, दैट इज योर ग्लिसराइल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसराइल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक और नाम यहाँ पे आपका होता है फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड, राइट। Which of the following reaction occurs? जब आपका PGA को आप कन्वर्ट करते हो G3P या फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड के अंदर, तो कौन सा रिएक्शन आपका यहाँ पे होता है? बताइए मुस्कान। मुस्कान इज नॉट अवेलेबल। बताइए अरुषि, क्या होगा इसका आंसर? सर रिडक्शन। कौन सा बेटा? 1 2 3 4 कौन सा होगा आंसर? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कह रहे हो आप? ओके, इशिता आप बताना चाहेंगे इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन 2। फलक आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। एंड सलम से एक बार फिर ट्राई करते। सलम आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? कांट हियर सलम व्हाट यू आर सेइंग। मोनिका आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा बेटा, सही आंसर। पीजीए को जब हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड के अंदर, क्या रखना, इस स्टेप को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन स्टेप। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दिस इज वन थिंग। और कार्बन रीफिक्सेशन या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन रीफिक्सेशन इन C4 प्लांट्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ये आपका कहाँ पे होता है? ऑप्शन सी, कार्बन रीफिक्सेशन कहाँ पे होगा? बंडल शीट सेल। ऑप्शन 3। बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बंडल शीट सेल का एलिमेंट होगा, राइट, बिल्कुल सही। सो दिस इज द एरिया वेयर आई विल फाइंड दिस विल बी हैपनिंग, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन। इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन जो हमें करने हैं, तो अगली क्लास जब हमारी कल होगी तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दो चीज हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक दो टॉपिक हम इसके अंदर और देखने, थोड़े से टॉपिक है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द असाइनमेंट एज वेल। असाइनमेंट के भी अज्यूम करना कि 4-5 क्वेश्चन हम लोग निकाल के देखेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, वो क्वेश्चन हम निकाल के देखेंगे। बट उन्हें करने का मतलब तभी फ्रूटफुल है अगर आप असाइनमेंट घर पे कर रहे हो तो। सो प्लीज मेक श्योर कि आज रात एटलीस्ट यू डू द हाफ ऑफ द असाइनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 क्वेश्चन करो, बट एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आप कर लो, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो दोनों सारे क्वेश्चन तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर सारे नहीं किए, अगर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप करिए। जितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है तो उसे इग्नोर मत करो, डू दैट क्वेश्चन, राइट। जितने वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। सो ऑलराइट देन, अगर कोई क्वेश्चन तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम लोग कल वापस मिलेंगे सेम टाइम पे। जितनी चीजें कराइए उतनी रिवाइज करके आइएगा, राइट। और एटलीस्ट हो सके तो C3 से लेके अभी तक जो भी हमने किया उसे रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज्यादा बेटर आपकी हो जाए, राइट। सो ऑलराइट देन, सो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क